चलो देखो, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। काव्य गुण एवं शब्द शक्ति। देखो, जिस तरह से आप लोगों ने अलंकार पढ़ा कि काव्य में अलंकार होते हैं, उसी तरह से आपने काव्य में रस पढ़ा, उसी तरह से काव्य में गुण और शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। अब ये काव्य में गुण और काव्य में शब्द शक्ति, ये हम जो ये चीज़ है इसे बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उतना जितना हमारी परीक्षा में आता है। और यह काव्य गुण और शब्द शक्ति ये MPSI परीक्षा में आता है ये टॉपिक, और अध्यापक वाली परीक्षाओं में आता है। अब अगर हम बात करेंगे UPSI, तो UPSI में नहीं आता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन आगे भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से उठा लेता है अगर कोई भी, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से अगर उठा लिया उसने प्रश्न, तो आ सकता है। तो हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ के रखते हैं। नहीं आएगा तो अच्छी बात है, आ गया तो कर पाएंगे, ठीक है। तो काव्य गुण शक्ति क्या होता है, अब इसमें थोड़ा फैक्ट ही आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। परिभाषा कहती है कि किसी काव्य में प्रवाहित होने वाले लयात्मक भाव को काव्य गुण कहते हैं। कहने का मतलब है, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं और उस कविता को पढ़ने से जो एक लय प्रवाहित होता है, जो लय बनती है, उसी को काव्य गुण कहा गया है। अब ये जो काव्य गुण है, इस काव्य गुण के बारे में जो बात कही है तो अलग अलग कहा है। पहला पॉइंट आता है कि इसके प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य गुण के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, तो आचार्य वामन ने कहा था। आचार्य वामन ने काव्य गुणों को दो भागों में बांटते हुए इनकी संख्या 20 बताई है, शब्द गुण और अर्थ गुण। उन्होंने कहा है कि 10 शब्द गुण होते हैं और 10 अर्थ गुण होते हैं। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि इनके अनुसार काव्य गुण की संख्या कितनी है, तो वो आपको याद रखना है। मतलब चाहे वो आचार्य वामन के अनुसार पूछें, चाहे भरत मुनि के अनुसार पूछें। उसके साथ ही अगला फैक्ट है, रुद्र दामन और भामा, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सब कौन है। ये सब वो कवि हैं जिन्होंने साहित्य लिखा, और साहित्य में जो ये इस तरह के तत्व होते हैं, जैसे अलंकार है, रस है, छंद है, काव्य गुण है, शब्द शक्ति है, इन सब के बारे में उन्होंने व्याख्या करी है। तो ये वो विद्वान हैं, ये वो कवि हैं, उनके बारे में उनका नाम आता है। सबकी अपनी अपनी रचनाएं हैं, सबने अपनी अपनी तरीके से लिखा है, तो उसी को यहाँ दर्शाया गया है। आचार्य मम्मट के अनुसार रीति काव्य गुणों की संख्या 3 बताई गई है, जिसमें नाम इनका पूछ लिया जाता है, वैदर्भी, गौणी और पांचाली। ये किसके अनुसार है, आचार्य मम्मट के अनुसार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 होती है, और आचार्य भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 बताई है। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा परीक्षा के अनुसार। हिंदी साहित्य के अनुसार अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे उन विद्वानों ने बताया है। अब आधुनिक समय में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, आधुनिक चीज़ों का, या कहें कि आधुनिक जो काव्य है उसके अनुसार, तो हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य के 3 प्रमुख काव्य गुण माने गए हैं। अब वो कौन कौन से रखे गए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो माधुर्य गुण किसे कहते हैं, परिभाषा में लिखेंगे, इसको समझेंगे। लिखिए इसकी परिभाषा, मधुरता के भाव को माधुर्य गुण कहते हैं। मधुरता के भाव को माधुर्य गुण कहते हैं। अब इसमें लिखिए, जिस काव्य के सुनने से आत्मा द्रवित हो जाती है, जिस काव्य के सुनने से आत्मा
द्रवित हो जाती है, मन खुशी से भर जाता है, मन खुशी से भर जाता है। शब्द आता है प्रफुल्लित होना। प्रफुल्लित का मतलब होता है खुशी से भर जाना, ठीक है। मन खुशी से भर जाता है और कानों में मधुरता घुल जाती है, और कानों में मधुरता घुल जाती है। वह काव्य, और कानों में मधुरता घुल जाती है, वह काव्य माधुर्य गुण से युक्त होता है। वह काव्य माधुर्य गुण से युक्त होता है। वह काव्य माधुर्य गुण से युक्त होता है। कहने का मतलब है कि जिस काव्य को सुनकर आत्मा द्रवित हो जाए, द्रवित होना मतलब बिल्कुल ऐसे झूम जाना, ठीक है, मन खुशी से भर जाए और कानों में मधुरता लगे, यानी सुनना अच्छा लगे उसको बार बार, उसे हम कहेंगे माधुर्य गुण। माधुर्य गुण यानी उस तरह के काव्य में क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। अब यह गुण अधिकतर किस में पाया जाता है, तो लिखो इसमें, उसी में लिखना है आगे लाइन में। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस तथा वात्सल्य रस आदि में पाया जाता है। वात्सल्य रस भी कह सकते हैं, भक्ति रस भी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि भक्ति की चीजों को सुनकर भी मन खुश हो जाता है। पर अधिकतर हम ये इन तीनों के चारों के लिए रखेंगे ना। माधुर्य गुण की विशेषताएं क्या होती हैं? अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो ये पूछ सकता है कि माधुर्य गुण जो है वो प्राय किस रस में पाया जाता है, तो आपसे श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस ये इस तरह से दे दिया रहेगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि माधुर्य गुण की रचनाओं में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है या नहीं होता है, या पूछा जाएगा कि माधुर्य गुण निम्न में से होता है, यानी माधुर्य गुण की विशेषता है। आपको ऑप्शन में इस तरह से पंक्ति दी होंगी। माधुर्य गुण की विशेषता क्या होती है कि माधुर्य गुण की रचनाओं में कठोर वर्ण यानी ट वर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब ये जो माधुर्य गुण की विशेषताएं और ये सारी चीजें जो बताई जा रही है, ये उनके लिए बताई जा रही है जिनको काव्य लिखना होता है। आप में से मान लो अगर कोई छात्र काव्य लिखना चाहे, कविताएं लिखना चाहे आगे, तो उसे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि मुझे इसमें मैं माधुर्य गुण डालना चाहता हूँ, कि ओज गुण डालना चाहता हूँ, कि प्रसाद गुण डालना चाहता हूँ। अब माधुर्य गुण या ओज गुण डालना है तो श्रृंगार को मतलब रस कौन सा रखना है, तो फिर उसमें अगर अलंकार रखना है तो अलंकार कौन सा रखना है। अब आप अगर ये सोचे कि मैम जरूरी तो नहीं है कविताओं को लिखने के लिए इसमें रस और अलंकार और ये सारी चीज़ें डालना, तो जरूरी इसलिए होता है कि ताकि जो आप पंक्तियां लिख रहे हैं उन पंक्तियों में आनंद आए, जो लोग उसे सुने तो वो वाह वाह क उठे। ऐसा नहीं होता अब आप मान लो कुछ भी बात कहें और उसमें आपने ना अलंकार प्रयोग किया ना रस किया और इस तरह से कुछ भी नहीं रखा है, तो लोग कहेंगे अरे बेकार है, बकवास है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को एक शौक होता है कि मैं कविताएं करूं, तो वो इधर उधर से कुछ भी पंक्ति उठाएंगे यहाँ वहाँ से, या कोशिश करेंगे और उसमें कोई रस ही नहीं। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है कि ये बच्चे जैसी हैं, आप कहते हैं अरे ये सब बकवास है या अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जिनको सुनकर आपके मन में एकदम से आनंद आ जाता है। तो क्यों आता है? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब वही चीज़ें बताई जाती है कि जिनको ये लिखना है तो उन्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न कैसे बनेंगे आपकी परीक्षा में,
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह गुण कौन सा है जिसमें ट वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपने अगर ये पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वो कौन सा होता है, माधुर्य गुण होता है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है। आगे दिया है अनुनासिक वर्णों से संयुक्त अनुनासिक वर्णों से युक्त संयुक्त दीर्घाक्षर नहीं होने चाहिए। किसके अंदर? माधुर्य गुण के अंदर। अब देखो, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे तो वर्णमाला को लग रहा था कि पता नहीं आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, तो अब वो अपने कुछ शब्द लेके आई है वर्णमाला चेक करने के लिए। तो कितने छात्र जानते हैं कि संयुक्त दीर्घाक्षर का मतलब क्या होगा? अरे हमने संयुक्त वर्ण पढ़े हैं ना, जिसमें संयुक्त वर्ण होते हैं। हाँ नहीं, वो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जैसे मान लो हम शब्द लिख रहे हैं शुद्ध, तो इसमें ये संयुक्त अक्षर है ना। मान लो हम लिख रहे हैं वर्ग, तो ये संयुक्त अक्षर है ना। तो संयुक्त अक्षर से बने हुए दीर्घ अक्षर, मतलब दीर्घ अक्षर का मतलब है बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं होने चाहिए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जो लय है वो बाधित होती है, उसमें थोड़ा अक्खड़पन आ जाता है। तो इसलिए जो हम माधुर्य गुण का प्रयोग करते हैं तो उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें हमारा जो वर्ण है, व्यंजन है, वो पूरा हो, उस तरह से। आगे कह रहा है कि लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग वर्जित है, मतलब बहुत लंबा शब्द। अब इसमें जैसे हम बोलते हैं कि मान लो हमने कहा कि अजान बाहु शब्द है, तो अजान बाहु शब्द का मतलब क्या होता है? वह जिसकी भुजाएं लंबी हों। तो ये पूरे वाक्य के लिए हमने एक शब्द लिया है, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, सामासिक पदों के अंतर्गत भी आते हैं। तो यहाँ पे ये कहा है कि आप बहुत बड़ी बड़ी पंक्ति के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते अगर आप वहां पर माधुर्य गुण का प्रयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, ये ध्यान देना है। कोमल कांत या मृदु पदावली, यानी जैसे क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ज इत्यादि का प्रयोग होना चाहिए। इसमें हमें उन्हीं वर्णों का प्रयोग करना है जिनसे शब्द जो बनते हैं मीठे बनते हैं, मिठास लिए हुए शब्द बनते हैं। तो वो पंक्ति आती है क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और च वर्ग का ज अक्सर प्रयोग किया जाता है, तो वो ये दिया हुआ है। तो अब आप अपने दिमाग में ऐसे मत घबराना मत, या ये चीज की पता नहीं कैसे प्रयोग किए जाएंगे या नहीं है। ये सिर्फ मैंने बताया कि उन छात्रों के लिए या उन लोगों के लिए जानने वाली चीजें होती हैं जिनको कविताएं रचनी है। आपको तो बस उसे क्या करना है, समझना है कि इनका मतलब क्या है, और आपकी परीक्षा में इन्हीं पॉइंटों से प्रश्न आते हैं। आगे आता है ओज गुण। ओज गुण में लिखिए ओज गुण में जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह अथवा जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह अथवा उत्तेजना पैदा होती हो, जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह अथवा उत्तेजना पैदा होती हो, वहां वह काव्य ओज गुण से युक्त होता है। वह काव्य ओज गुण से युक्त होता है। वह काव्य ओज गुण से युक्त होता है। इस प्रकार का काव्य वीर रस की रचनाओं में, इस प्रकार का काव्य वीर रस की रचनाओं में तथा अद्भुत रस रौद्र रस, अद्भुत रस रौद्र रस की रचनाओं में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी इसके अंदर वीर रस, अद्भुत रस और रौद्र रस आ जाते हैं, जो ओज गुण है हमारा।
इस प्रकार का काव्य वीर रस की रचनाओं में अथवा अद्भुत रस और रौद्र रस की रचनाओं में प्रयोग में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण दिया है। ओज गुण की विशेषताएं किस तरह से हो जाएंगी, जैसे इस प्रकार की रचनाओं में ट वर्ग का प्रयोग अधिक मिलेगा, यानी आप इसको उल्टा कर दो, माधुर्य वर्ण का बिल्कुल उल्टा इसकी विशेषताएं। ट वर्ग का प्रयोग ज्यादा मिलेगा आपको देखने में, लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग देखने को मिलेगा, दीर्घ संयुक्त अक्षर का प्रयोग होना आवश्यक होता है, तभी जो उसमें एक लय है जो बनेगी, उत्तेजना या एक उत्साह जो जोश आएगा वो उसी से। जैसे उदाहरण दिया है, कुछ पंक्ति है कि उद्दंड राष्ट्र अमर राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। तो ट वर्ग का प्रयोग आपको ज्यादा देखने को मिलता है इसके शब्दों में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पर ओज गुण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण क्या कहता है, लिखिए पंक्ति। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। पूर्ण विराम लगा के लिखिए। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से उसका अर्थ हृदय पर उसका अर्थ हृदय पर छाप छोड़ दे, हृदय पर छाप छोड़ दे, वहां प्रसाद गुण माना जाता है। वहां प्रसाद गुण माना जाता है। यह गुण अधिकांशतः सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण अधिकांशतः सभी रसों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गुण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, एमपीएसआई में ज्यादा आते हैं ये प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक है ये आपकी परीक्षाओं में आ सकता है, यूपीएसआई वाली परीक्षाओं में इसके प्रश्न देखे गए हैं यदा कदा। तो शब्द शक्ति क्या होता है, परिभाषा कहती है शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ व्यापारों का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पंक्ति ने ये कहा है कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को। अब ऐसे जब परिभाषा आप देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि परिभाषा कह क्या रही है, इसका कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, आप कोई भी शब्द लें, दुनिया का कोई भी शब्द, उस शब्द के पीछे आपके दिमाग में एक भाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लो अगर मैंने ये कहा शब्द है आम, तो मैंने जैसे ही इस शब्द को लिखा तो आपके दिमाग में जो भाव आया है वो क्या आता है, आम से एक प्रकार का फल है एक भाव। दूसरा भाव आ सकता है साधारण सामान्य, जैसे हम कहते हैं आम आदमी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गए, दो अर्थ हो गए ना, कि एक अर्थ तो हो गया एक फल का हो गया, फल का हमारे मन में भाव आया, दूसरा अर्थ आ गया सामान्य व्यक्ति के लिए। तो इसका जो ये एक अर्थ आया इसको आप शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं। लेकिन आम मीठा होता है। आम कैसा होता है, मीठा। अब मान लो कि हम ऐसे कह रहे हैं किसी बात पे कि ये जो कोई दूसरा फल है,
अगर हम उसको देख के कहें कि ये तो बिल्कुल आम है, आम, तो हम उसमें आम का कौन सा भाव ले रहे हैं? आम का स्वाद ले रहे हैं, आम की मिठास का ले रहे हैं कि ये तो बिल्कुल आम है। या जैसे आप अगर फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो कहते हैं ना बिल्कुल आम लग रहा है, तो क्योंकि उसका क्या है? स्वाद है। तो दूसरा अर्थ क्या गया इसका? स्वाद वाला। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे शब्द होते हैं तो उनमें 3 तरह के अर्थ हो जाते हैं। एक हो जाता है उसका शाब्दिक अर्थ, जो हमारे दिमाग में पहला उत्पन्न होता है। दूसरा अर्थ होता है उसके गुण के आधार पर, जो उसका गुण है उसके जैसा। और तीसरा अर्थ ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी चीज को व्यंग में लेते हैं, जैसे हंसी में लेते हैं, कि मान लो कि किसी व्यक्ति को हमने खीरा खिलाया और वो कड़वा निकल गया और वो मुंह बना रहा है कि अरे एकदम से, तो आप कह रहे हैं हाँ तू क्या समझ रहा, तेरे को आम मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आम शब्द का प्रयोग किस लिए किया? व्यंग के लिए किया। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह के जो 3 तरह के अर्थ निकलते हैं उसी आधार पर शब्द शक्ति बनती है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर समझते हैं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद माना गया है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा माना गया है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा माना गया है व्यंजना शब्द शक्ति। तो जब पहला अर्थ लिया जाएगा, अब आपकी पंक्ति आएंगी, ठीक है, और पंक्ति में शब्द दिया होगा, आपसे पूछेगा इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यदि शब्द का अर्थ उसका शाब्दिक अर्थ दे रहा है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, और अगर आपको किसी शब्द के लक्षणों का अर्थ आ रहा है कि उस जैसे जो शब्द दिया है इस शब्द के लक्षणों जैसा अर्थ ले रहा है, तो वो लक्षणा। ठीक है, लक्षण से लक्षणा याद रखना। और जब कभी आपको ऐसा लगे किसी पंक्ति के अंदर कि यहाँ पर तो व्यंग किया जा रहा है, जिन चीजों को प्रयोग किया जा रहा है इन शब्दों के माध्यम से किसी का मजाक बना रहे हैं, या मजाक में किसी की बात को ऐसे उड़ाया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो कवि हैं कविता पाठ करते हुए सरकार पर कटाक्ष कर देते हैं। तो जो कटाक्ष की जा रही है वहां पे वो कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यंजना की कर रहे हैं। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो बस यही 3 है, इन्हीं को समझना है। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, इसमें लिखो जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का, जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो उदाहरण देखो, जैसे मान लो हमने पंक्ति ली कि आज कवि सम्मेलन में रस आ गया, और दूसरी पंक्ति हमने ली कि मोहन ने फलों का रस पिया। तो जो ये रस शब्द है इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो हो गया आनंद, ठीक है, और एक अर्थ हो गया जूस। तो यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में, एक पंक्ति में तो इसका अर्थ लिया गया आनंद से कि आज कवि सम्मेलन में क्या आ गया? आनंद आ गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मोहन ने फलों का जूस पिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका अर्थ जूस से लिया है। तो इन दोनों पंक्तियों के अंदर शब्द शक्ति का कौन सा लक्षण प्रयोग हुआ है? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिख के दे दी है ताकि आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको याद रहे कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, चलो लक्षणा शब्द शक्ति देखते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए। जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ न लेकर, जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ न लेकर अन्य दूसरा अर्थ
दूसरा अर्थ अर्थात भावार्थ, अर्थात भावार्थ लिया जाता है, अर्थात भावार्थ लिया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो उदाहरण दिया है यहाँ पर। पंक्ति हमारी कह रही है कि नायिका का मुख कमल के समान है, ठीक है। दूसरी पंक्ति कहती है हमारे देश के जवान युद्ध में सिंह की भांति डटकर खड़े रहते हैं। अब पहली पंक्ति में जो कमल शब्द है इसका जो अर्थ लिया गया है वो इसके लक्षणों पे लिया गया है, और दूसरी पंक्ति में सिंह का अर्थ लिया है उसके लक्षणों पर। यानी पहली पंक्ति कह रही है कि नायिका का मुख कमल के समान है, तो कमल के समान मतलब वो कैसा दिखा रहा है, सुंदर और कोमल। तो कमल जो होता है वो ऐसा फूल है जो सुंदर और कोमल होता है। तो यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि जो नायिका का मुख है वो सुंदर और कोमल है। तो हम इससे पहचान जाएंगे कि कमल के समान जब इसको कहा गया है तो ये इसके किसको ले रहा है, लक्षणों को ले रहा है, इसके लक्षणों से इसकी तुलना कर रहा है। तो जब लक्षणों को यहाँ लिया तो शब्द शक्ति का कौन सा रूप, लक्षणा शब्द शक्ति। पंक्ति कहती है कि हमारे देश के जवान युद्ध में सिंह की भांति डटकर खड़े हैं। सिंह की भांति मतलब साहस से, कैसे, निडरता के साथ, उनके अंदर कोई डर नहीं है। तो जब जवान खड़े हैं युद्ध में साहस के साथ, तो यहाँ सिंह का जो अर्थ है वो किससे है, साहस से है, निडरता से है। तो शेर का गुण होता है साहस से खड़े रहना, निडरता से खड़े रहना, तो उसके गुण का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। तो जब यहाँ गुण का प्रयोग किया है तो शब्द शक्ति का कौन सा लक्षण होगा, लक्षणा शब्द शक्ति। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, मान लो पंक्ति दे दी रहेगी, पूछा जाएगा कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आप उसके अर्थ से पहचानेंगे कि अगर उसमें सामान्य अर्थ दिया है, जैसे मान लो हमने कहा कि पंक्ति में के सिय मुख समता किम करें चंद्र वापुरो रंग। अब इसमें अगर पूछ लिया कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो क्योंकि चंद्र तो सुंदर के लिए बताया गया है, फिर उसके मुख की बात हुई है, तो यहाँ चंद्रमा से उसके लक्षणों की बात हो रही है, तो उसमें किस शक्ति का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पे लिख दिया गया है, मैंने आपको समझाया लिख दिया है। यानी आप जब इसका रिवीजन करेंगे, दोबारा अभ्यास करेंगे, तो आपको ये पढ़ लेंगे, नीचे व्याख्या दी हुई है ताकि याद रहे कि यहाँ क्या है। आगे बढ़ते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति की बात करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति लिखिए इसमें, व्यंजना शब्द शक्ति में जिस शब्द शक्ति के द्वारा उसके मुख्यार्थ ब्रैकेट में लिख दो शब्दार्थ, उसके मुख्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ से बनाए। अगर कोई पूछे कि इसमें संधि कौन सी हुई है, तो दीर्घ संधि बनी है इसके अंदर, है ना। शब्दों की पहचान आप लोगों को आनी चाहिए। तो जिस शब्द शक्ति के द्वारा उसके मुख्यार्थ ब्रैकेट में शब्दार्थ और लक्षार्थ ब्रैकेट में भावार्थ, क्योंकि भाव ही तो है, लक्षण क्या है, भाव है, ठीक है। और लक्ष्यार्थ यानी लक्षण वाला से भिन्न अन्य किसी विशेष बात की ओर, अन्य किसी विशेष बात की ओर बोध होता है, अन्य किसी विशेष बात की ओर बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के अगली लाइन से लिखो।
व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किसी पर व्यंग करने के लिए, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किसी पर व्यंग करने के लिए होता है, व्यंग करने के लिए होता है। कहने का मतलब है, पूर्ण विराम लगा दो, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई बात जो आप सीधा सीधा भी कह सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा ना कहें, आप घुमा फिरा के उसमें व्यंग पैदा करके उस बात को कहें, चाहे उसमें कोई भी शब्द आपको प्रयोग करना पड़े, तो वहां पर क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए आप अगर उदाहरण से समझें कि आपके घर कोई रिश्तेदार आ गया, ठीक है। अब आपके घर रिश्तेदार आ गया है और आप चाह रहे हैं कि जल्दी चला जाए, लेकिन वो जा नहीं रहा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। आज आपने वो दिन अपनी पत्नी के लिए लिया था कि चलो आज पूरे दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन दोस्त आ टपका। अब आप उससे सोच रहे हैं कि जल्दी चला जाए, थोड़ी देर आपने उसको अटेंड किया, लेकिन वो जा नहीं रहा है। तो अब आप उसे, मर्यादा दोनों तरफ है, आपको उससे छुटकारा भी पाना है और आप उससे सीधे सीधे कह भी नहीं सकते कि भाई अब तू जा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो घुमा फिरा के बात कही जाती है कि जैसे मान लो वो सामने बैठा है तो फिर घड़ी देखा जाएगा, अरे इतना बज गया, मतलब 12 बज गए, मुझे तो 1 बजे निकलना था, मेरी तो आज मीटिंग है। तो आपने इस बात में क्या कहा है कि भाई देख तू अब सामने मत बैठ, 1 बजे मुझे निकलना है, मतलब मुझे जाना है, अब तू यहाँ से जा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपने जो घड़ी देखकर उसको ये कहा कि मुझे तो निकलना है, 1 बजे मेरी मीटिंग है, वहां पहुंचना है। तो ये वाली बात इनडायरेक्ट रूप से कहें या कहें कि वो अलग तरीके से उसको ये समझाने के लिए कही जा रही है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। तो अब बात यह है कि अगर वो समझदार है तो उतने में ही वो समझ जाएगा कि भाई जाने, वो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है तुम तैयार हो तो मैं भी निकलता हूँ, तो वो समझ गया। अब मान लो अब पक्के वाला ढीठ दोस्त हो, तो वो पूछे, क्योंकि वो खाली बैठा है, आज उसको सारा दिन आपके साथ रहना है, तो बोलता है कि कहाँ जाना है तुमको, तो आप बताते अरे वहां पे, अरे तैयार हो जा, वहीं जा रहा हूं मैं, छोड़ दूंगा तुझको। अब फंस गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी ऐसी बात से सामने वाले को कुछ और समझाने की बात करते हैं, कहते कुछ और हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता हो, वहां पर क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। तो ये हमारी शब्द शक्ति हमने देखी 3 प्रकार की होती हैं, तो बहुत आसान है इनको आप अगर, अब यहाँ आपको बताती हूँ कि हिंदी के अंदर दो टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि अगर मान लो आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगे कि अरे ये ना दिमाग खराब कर देते हैं, समझ में नहीं आता, तो उन टॉपिक को जब आपकी परीक्षा हो, परीक्षा से 1 घंटे पहले पढ़ लो, जिनमें से ये टॉपिक भी आता है आपका काव्य शक्ति, है ना, काव्य शक्ति और काव्य गुण और शब्द शक्ति। तो ये दोनों ऐसे हैं कि जब आपने पढ़ लिया तो आज ये पूरे दिन भर आपको याद रहेंगे, तो परीक्षा से पहले 2 मिनट में आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही आता है आपका क्रिया पक्ष और क्रियावृत्ति, ये 2 ऐसे होते हैं कि लगभग ऐसे ही और चीज़ों से देखने ही होते हैं, बस आपको नाम ही याद रखने होते हैं, तो नाम याद कर लो परीक्षा से 5 मिनट पहले। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जिन छात्रों को समझ में आया अच्छी बात है, जिन छात्रों को साहित्य पढ़ना है या साहित्य रचना है तो उन्हें इसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ना होगा, तो उसके लिए बहुत सारी किताबें आती हैं, मार्केट में किताब होती हैं, ठीक है। हमारी परीक्षा के लिए इतना ही है तो हम इतना ही करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही कर